वेलकम स्टूडेंट्स, मैं सनी रजानी आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर आज आपके सामने फिर से हाजिर हूँ सीक्वेंसर सीरीज़ का अगला लेक्चर लेकर। पिछले लेक्चर्स में हम लोग ने इसकी थ्योरी एपी जीपी के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो सारे पढ़ लिए थे और हमने आपसे कहा था कि जो नेक्स्ट लेक्चर रहेगा वो आपका क्लास प्रैक्टिस प्रॉब्लम रहेगा। उसमें जितनी चीज़ें आपने सीखी हैं, जो भी थ्योरी पोर्शन में आपने यहाँ पे सीखा था, उसको अप्लाई करने की जो बारी है वो आज है। तो आज का जो भी लेक्चर है उस पर हम लोग को मेनली क्वेश्चन डील करना सीखना है। जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो सकते हैं एपी के और कैसे मिक्सिंग करके क्वेश्चन आ सकते हैं, ये सारी चीज़ें हमको सीखनी है। तो आज के लेक्चर पे मेन फोकस हमारा एपी और एएम पे रहेगा। मींस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन, जनरल टर्म, समीशन और उसके बाद हमारा मेन पोर्शन रहेगा अर्थमेटिक मीन। तो इतने पोर्शंस पे हम लोग को बात करनी है आज के लेक्चर पे। फिर उसके बाद अगले लेक्चर पे जो हमारी बात रहेगी वो ज्योमेट्रिक मीन की रहेगी। तो वो हम आखिरी में डिस्कस कर लेंगे आपसे कि नेक्स्ट लेक्चर पे हमको आपको क्या पढ़ाना है। तो आज का लेक्चर शुरू करते हैं क्लास प्रैक्टिस प्रॉब्लम के साथ। देखिए बेटा, सबसे बेसिक क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं और सारे फॉर्मूले आपको रिवाइज होने चाहिए। जैसे हमने लास्ट टाइम पे आपको बोला था कि अगली क्लास में जब आप आइएगा तो सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करके, सारे फॉर्मुलोस को रिवाइज करके आइएगा ताकि क्वेश्चंस लगाते समय फॉर्मुलों में आपको प्रॉब्लम ना हो। तो आपने कहा पहले तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दे रखा है हमको? तो इस क्वेश्चन में हमको दे रखा है द pth टर्म ऑफ द एपी इज 1/q। आपने कहा यहाँ पे टर्म की बात की गई है कि जो pth टर्म है उसकी वैल्यू 1/q है। तो आपने कहा हम याद करें तो टर्न का फॉर्मूला हमारे पास होता था an इज इक्वल टू आपने कहा यहां से शुरुआत करते हैं an इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो आपने कहा अगर यहां से शुरुआत करते हैं तो pth मतलब n की वैल्यू p है, an का मतलब उसकी वैल्यू 1/q है। और आप मान लीजिए कि जो फर्स्ट टर्म है उसको आप a सपोज कर लीजिए और कॉमन डिफरेंस को d सपोज कर लीजिए। तो आपने कहा अगर इस बेसिस पे बात की जाए तो जो हमारा पहला फॉर्मूला बनेगा डेट इज 1/q इज इक्वल टू a प्लस, तो आपने कहा इस तरीके से हमने यहाँ पर चीज़ों को डिफाइन कर दिया। और जो पहली इक्वेशन हमने तैयार की उसमें हमारी जो इक्वेशन बन रही है डेट इज a प्लस पी माइनस 1 इंटू डी डेट शुड बी इक्वल टू 1/q एज द क्वेश्चन सेट। सिमिलरली अगर हम दूसरी बात करें तो क्यूएट टर्म जो है वो 1/q है। तो अगर क्यूएट टर्म आपका 1/p है तो आपने कहा क्यूएट टर्म के लिए जो फॉर्मूला बनाएंगे तो 1/p इज इक्वल टू, आपने कहा ये बन गया। अब आप इस चीज को समझिए तो ये साइमल्टेनियसली दो इक्वेशन है जिससे हम ए और डी की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपने कहा जरूरत क्या है, तो वो भी हमें समझ में आना चाहिए कि हम ऐसा क्यों करें और हमें क्या फायदा होगा। आपने कहा हमको क्या निकालना है, तो हमने कहा कि इसका जो पीएथ टर्म है, यहाँ पे बेटा एक चीज मिसिंग है, शो दैट इज पी क्यूएथ टर्म। तो आपने कहा अगर इसको हमको पी क्यूएथ टर्म निकालना है और हमको प्रूफ करना है कि वो 1 है, तो आपने कहा अगर इसका हमको पी क्यूएथ टर्म निकालना है और हमको प्रूफ करना है कि वो 1 है, तो आपने कहा पी क्यूएथ टर्म का एक्सप्रेशन अगर हम यहाँ पे साइड में अलग से बनाएं तो आपने कहा ए पी क्यूएथ टर्म का जो एक्सप्रेशन बनेगा तो अब बात को आप समझिए। अगर आप पी क्यूएथ टर्म का एक्सप्रेशन बनाते हैं तो आपको सिर्फ दो अननोन है ए और डी, बाकी सब आपको नोन है। आपको वहां पे ए और डी की वैल्यू रख देनी है और सॉल्व करके आंसर निकाल लेना है। तो आपने कहा सिंपली इसको हम साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह सॉल्व कर सकते हैं। अगर हम आपसे कहें इन दोनों को माइनस कर दीजिए तो आपने कहा ये सब्ट्रैक्ट हो गया, तो यहां से अगर आप सॉल्व करेंगे तो d की वैल्यू आ रही है 1/pq। d की ये वैल्यू वापस किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे तो आपकी a की वैल्यू भी आ जाएगी। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं, आप कैलकुलेट करेंगे तो वो वैल्यू भी 1/pq ही निकलेगी। ये काम आपका बेटा, मतलब हमने रख के देख लिया है, वो कैलकुलेट करने पे बेटा 1/pq आ रहा था। एक्चुअली में d की वैल्यू 1/pq जब यहाँ पे हमने रखी तो इसको अंदर लेके आने पे 1/q और 1/q कट गया और उसके बाद हमारी a की वैल्यू डायरेक्टली 1/pq आ रही है। तो वो सिंपल कैलकुलेशन थी, इसलिए हमने डायरेक्टली कर दिया बेटा। अब ये a और d जो वैल्यूज आपकी निकली आप लेके चलिए यहाँ पर। आपने कहा अगर यहाँ पे लेके चलते हैं तो दिस इज 1/pq,
तो आप देखिए कितना इजीली चीजें सेट होके बिल्कुल आ गई हैं और ये आंसर आपका 1 निकल आया। तो क्वेश्चन जो है बेटा एपी के, मेनली एपी के क्वेश्चन में आपको क्या ध्यान रखना है कि एपी के क्वेश्चंस में आपके जो फॉर्मूले होते हैं वो आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। अगर आपके फॉर्मूले आपको अच्छे से लर्न है तो क्वेश्चन करने में आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आपको सिर्फ फॉर्मूले का इम्प्लीमेंटेशन करना आना चाहिए और जैसा उसने पूछा है उसका एक्सप्रेशन कैसे तैयार होगा वो आप पहले से बना के साइड रख लीजिए, आप उसमें बस वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो इस तरीके से हम अपने क्वेश्चन को डील कर सकते हैं। तो ये आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन था जिसमें हमने सब बेसिक्स का यूज़ किया और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश की है और बहुत ईजिली क्वेश्चन सॉल्व हो भी गया। तो आपको भी इसी तरह से चीज़ों को करना है। तो आप कॉन्सेप्ट थोड़ा समझिएगा क्वेश्चन को कैसे किया जाता है। मूव करते हैं बेटा अगले क्वेश्चन पे। आपने कहा, अब देखिए जो बात हमने आपको अभी पिछले क्वेश्चन में बोली ना वो इसमें प्रॉपर तरह से अपलोड इसमें अपडेट होगी। तो आपने कहा जैसे इस क्वेश्चन में बोला है पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म ऑफ द एपीआर ए बी सी। अब इसमें एक बात आपको ध्यान रखनी है, इस क्वेश्चन में इसने स्मॉल ए का यूज कर लिया है, तो जब आप फर्स्ट टर्म मांगेंगे तो आप इसको स्मॉल ए मत मानिएगा। एक्चुअली में अगर उसमें आपने स्मॉल ए माना तो आपको कॉन्फ्लिक्ट हो जाएगा कि हम चीज़ों को कैसे स्टार्ट करें, ए और ए कैंसिलेशन में आ जाएगा तो आपको दिक्कत होगी करने में। तो अगर क्वेश्चन में स्मॉल यूज़ किया तो आप उसको कैपिटल यूज़ करके मान सकते हैं और अपने क्वेश्चन को प्रोसीड कर सकते हैं। तो आपने कहा जैसे भी पिछले वाले का यूज़ किया तो बिल्कुल इसी तरह से स्टार्ट करते हैं, पीएथ क्यूएथ एंड आरएथ टर्म। तो आपने कहा एक एक करके, तो आपने कहा फर्स्ट टर्म अगर हम ए इसमें पीएथ टर्म पी माना है तो ए इज इक्वल टू, अब देखिए बेटा इस टर्म को कॉमन डिफरेंस हमने स्मॉल डी माना है और फर्स्ट टर्म हमने पी माना है, कैपिटल ए माना है और पीएथ टर्म हमको स्मॉल ए दे रखा था। तो ये दोनों अलग अलग दिख रहे हैं। अब अगर गलती से अभी हमने यहाँ पे ए लिख दिया होता तो ए और ए कट के डी की वैल्यू आपकी निकल के आ गई होती 0। तो इस तरह से गलती होने के चांसेस रहेंगे, मगर उससे बचने के लिए आप इसको कैपिटल मान लीजिए तो गलती नहीं होगी। अब आपने कहा इसी तरह दूसरी इक्वेशन बनाते हैं। देखिए बेटा ये 3 इक्वेशंस जो हमने बनाई हैं वो एज पर क्वेश्चंस के अकॉर्डिंगली है कि क्वेश्चन ने जैसे हमसे कहा कि आपको 3 इक्वेशन अगर चाहिए तो आप इस इक्वेशन को इस तरह से फ्रेम कर सकते हैं जैसा उसने बोला था, बस हमने उसी तरह से क्वेश्चन की फ्रेमिंग कर दी। हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, हमने आपसे जो बात बोली थी हम अपना दिमाग नहीं लगाएंगे, जैसा हमसे क्वेश्चन बोलेगा हम वैसा काम करेंगे। तो आपने कहा इस वाली प्रूविंग में ए के साथ क्यू माइनस आर चाहिए, तो आपने कहा चाहिए तो बस चाहिए, तो आपने कहा चाहिए तो आप एक काम करो क्यू माइनस आर का टर्म लीजिए और क्यू माइनस आर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दीजिए इक्वेशन नंबर 1 में। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। तो आपने कहा अगर हम ए में क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपने कहा इस इक्वेशन में जब क्यू माइनस आर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा ए टाइम्स क्यू माइनस आर। कैलकुलेशन को डील करने का तरीका दिखेगा कितना परफेक्ट है बेटा, मतलब जितना आपको लग रहा है ना बवाल उतना है नहीं, बहुत इजीली सॉल्व हो जाती हैं चीज़ें। बस स्टेप को प्रेजेंट करने का तरीका ऐसा रखना कि टीचर को कहीं ये ना लगे कि तुमने जानबूझ के कहीं पे चीटिंग की है। बी के साथ चाहिए बेटा आर माइनस पी, प्रेजेंटेशन बिल्कुल प्रॉपर, कहीं पे अभी कोई वो नहीं बेटा कि कोई भी तुमने इस तरह से चीज़ें प्रेजेंट की कि उसको डाउट हो कि अरे तुमने जानबूझ के ऐसा तो नहीं कर दिया कि कहीं पे कैलकुलेशन में नहीं आ रहा और आपने जबरदस्ती लिख दिया हो। अब आप देखिएगा जब हम क्वेश्चन को करेंगे तो कितनी क्लीन कैलकुलेशन रहेगी। बस उसके बाद तो क्वेश्चन आपका सॉल्व हो ही जाना है। अब आपने कहा कि जैसे क्वेश्चन हमसे कह रहा है ये तीनों को हमको प्लस करना है, आपने कहा अगर तीनों को हमको प्लस करना है तो हमने कहा भैया ठीक है एक काम करते हैं इन तीनों को प्लस कर देते हैं, आपने कहा इन तीनों को प्लस करते हैं। अच्छा कितनी क्लीन कैलकुलेशन है आप ये देखिएगा, जब आप तीनों को प्लस करेंगे तो लेफ्ट हैंड तो देखिए आपका यही आ जाएगा, ये पूरा लेफ्ट हैंड आ जाएगा। हम सिर्फ राइट हैंड की बात कर रहे हैं बेटा अपने पास। तो आपने कहा अगर हम राइट हैंड की बात करें तो आपने कहा देखिए जब इन तीनों को ऐड करेंगे तो ए पूरे में कॉमन है,
इन तीनों में बेटा ए पूरा आपका कॉमन आ गया। अगर ए पूरा कॉमन आ गया तो अंदर क्या क्या बचा, तो आपने कहा अंदर आया q माइनस आर प्लस आर माइनस पी प्लस p माइनस क्यू। आपने कहा ये आ गया हमारा इधर a के साथ बेटा ये आ गया। अब आपने कहा इन तीनों में अगर बात करें तो d कॉमन हो जाएगा, तो हम प्लस में d कॉमन ले लेते हैं। अंदर क्या क्या आया वो देख लो बेटा, p माइनस वन क्यू माइनस आर, देखिए बेटा अब आप देखिए कितनी क्लीन कैलकुलेशन है। जो हम आपको बात बोल रहे थे कि देखने में आपको लेंथी लग रहा है बट बिल्कुल क्लियर कट कैलकुलेशन है। यहाँ वाले पार्ट में ये और ये गया बेटा, p से गया, r से गया, तो ये पूरा सेक्शन जीरो हो गया। सिमिलरली इन ब्रैकेट्स को जब आप ओपन करेंगे तो ये भी पूरा कैंसिलेशन हो जाएगा, मतलब कुल मिलाकर ये जीरो, दिस कम्स आउट टू बी जीरो। तो आपने कहा इस तरीके से जो लेफ्ट हैंड था आपका अब a टाइम्स q माइनस आर, वो तो लेफ्ट हैंड में लिखा ही हुआ था, b टाइम्स r माइनस पी, c टाइम्स p माइनस q, that should be equal to 0। तो इस तरीके से आपको कोई भी प्रूविंग करनी होगी बेटा तो आप आराम से जैसा क्वेश्चन आपको बोले उस तरीके से आप अपनी कैलकुलेशन की प्रूविंग कर सकते हैं। तो प्रूविंग पार्ट में हमें नहीं लगता है कोई दिक्कत आपको आनी चाहिए, चाहे जितनी टेढ़ी प्रूविंग होगी। अगर प्रूविंग वर्ड उसने यूज़ कर दिया तो आप ये समझ लीजिए प्रूविंग वर्ड यूज़ करने से क्वेश्चन आपका आसान हो गया। जरूरी नहीं है हर क्वेश्चन प्रूविंग फॉर्म में ही आए, हम आपको डिफरेंट कैटेगरी के क्वेश्चन भी करा रहे हैं। मतलब अगर प्रूविंग आती है, क्योंकि प्रूविंग को सपोज टू बी अ टफ क्वेश्चन, प्रूविंग इज सपोज टू बी अ टफ क्वेश्चन, तो अगर ऐसा उसने कुछ सोचा तो आपके पास बिल्कुल आपका होना चाहिए सपोर्टिव हैंड कि आपको कैसे चीज़ों को करना है, कैसे चीज़ों को स्टार्ट करना है कि क्वेश्चन आपका कहीं फंसे ही नहीं। प्रूविंग में तरीका ये होता है कि अगर आप स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ों को करते चले जाएंगे तो क्वेश्चन में कहीं कैलकुलेशन नहीं फंसेगी, आप इजीली क्वेश्चन का आंसर निकाल के देख सकते हैं। तो अभी आगे और क्वेश्चन भी आएंगे प्रूविंग के बेटा, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे कि टफ क्वेश्चन आते हैं तो कैसे डील किया जाता है। फिलहाल अगर प्रूविंग ना हो तो कैसे करते हैं उन पर आगे बढ़ते जाते बेटा क्वेश्चन पे। अब जैसे बेटा ये देखिए इसमें कहीं प्रूविंग नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है कि आपसे कहा गया है कि फाइंड कंप्यूट द सम ऑफ इंटीजर फ्रॉम 1 to 100 दैट आर डिविजिबल बाय 2 और 5। आपने कहा इसमें एक चीज हिडन है, अगर आप क्वेश्चन को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 2 और 5 जो बात बोल रहा है कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, बहुत आसानी से हम निकाल सकते हैं। 2 से जो सम निकाल 2 से डिविजिबल जो नंबर है 1 से 100 में और 5 से डिविजिबल है 1 से 100 में, हम दोनों कैलकुलेट करके दोनों को आपस में ऐड करके दोनों का सम निकाल सकते हैं। बस एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम ये है कि 2 और 5 नंबरों के में कुछ ऐसे टर्म आएंगे जो दोनों में कॉमन होंगे, लाइक 10 ऐसा नंबर है जो 2 की टेबल में भी आएगा और 5 की टेबल में भी आएगा। तो जब आप इन दोनों को निकाल कर ऐड करेंगे तो आप सोच के देखिए जो 10 वाला नंबर है वो 2 बार आ जाएगा। तो हमको यहाँ पर क्या सोचना है कि हमको जो बोला गया है वो सम सिर्फ एक बार लेना है। तो आप क्या करिए, 3 कैटेगरी बनाइए, एक S1 ले लीजिए, एक S2 ले लीजिए, एक S3 ले लीजिए। S1 का मतलब सम ऑफ द नंबर हु इज डिविजिबल बाय 2, S2 का मतलब सम ऑफ द नंबर हु इज डिविजिबल बाय 5, S3 का मतलब सम ऑफ द नंबर डिविजिबल बाय 10। तो आप S1 और S2 को ऐड करिए और S3 वाले को उसमें से माइनस कर दीजिए। तो इस तरह से हम शुरू करते हैं अपनी कहानी। तो आपने कहा S1, S2 एंड S3, ये 3 कैटेगरी हमने मानी है। S1 का मतलब 2 से डिविजिबल नंबर, नंबर डिविजिबल बाय 2, ब्रैकेट में हम सम लिख दे रहे हैं, मतलब सम ऑफ नंबर विच इज डिविजिबल बाय 2। सिमिलरली बेटा S2 का मतलब नंबर डिविजिबल बाय 5, ब्रैकेट में सम। S3 का मतलब नंबर डिविजिबल बाय 10, ब्रैकेट में सम। तो आपने कहा हमारा जो फाइनल आंसर है, आपने कहा जो फाइनल आंसर है दैट इज S1 S1 प्लस S2 माइनस S3, ये हमारा फाइनल आंसर है। तो आपने कहा अगर हमारा फाइनल आंसर ये है तो आपने कहा अब बारी है निकालने की।
अगर हम जनरल बात करें, जैसे 2 वाले नंबर्स की बात करें, तो हमारे पास 2 वाले नंबर्स में कौन कौन आएगा, 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा, डैश 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 100 तक नंबर आएंगे। तो आपने कहा 2 वाले नंबर्स में हमारा नंबर ऐसे हो जाएंगे। 5 वाले की बात करें तो बेटा अपने पास 5 में आएगा, 5 आएगा, 10 आएगा, 15 आएगा, एंड सो ऑन 100 तक आ जाएगा। 10 वाले की बात करें तो 10 आएगा, 20 आएगा, 30 आएगा, 40 आएगा। आपने कहा इस तरीके से अपने पास 100 तक के नंबर्स आ जाएंगे। तो आपने कहा तीनों कैटेगरी हमारे पास हैं, और तीनों कैटेगरी आप ध्यान से देखें तो तीनों कैटेगरी में जो नंबर्स हैं दे ऑल आर इन एपी, तो वी कैन यूज द फॉर्मूला फॉर सम ऑफ एपी। तो आपने कहा बस ये बता दीजिए कितने नंबर ऑफ टर्म्स होंगे। तो आपने कहा देखो कुछ चीज़ें बहुत ईजी हैं, हमने आपसे बोला भी था कि जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो कुछ ट्रिक भी आपको सिखाएंगे। तो आज वो ट्रिक्स की बारी भी है कि जब हम आपको डिस्कस करेंगे। तो पहले अभी आप ऐसे समझ लीजिए 2, 4, 6, 8 ये जो हमारा दे रखा है ये सारा का सारा हमारा इवन टर्म्स है। 1 से लेकर 100 तक में 100 टर्म्स आते हैं, आधे इवन होते हैं, आधे ऑड होते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है ये सिर्फ 50 टर्म्स होंगे। सिमिलरली अगर 5 से बात की जाए तो 5 से लेकर 100 तक में देखा जाए तो 5 से लेकर 100 तक में 20 टर्म्स आ जाएंगे। अगर 100 को 5 से डिवाइड कर दीजिए तो 20 आपके टर्म्स निकल आएंगे। सिमिलरली 10, 20, 30, 40 ये 10 टर्म्स होंगे। तो यानी आपने कहा निकालना हमारे लिए बिग डील नहीं है, फॉर्मूला हम सिंपली अप्लाई करके डायरेक्टली नंबर ऑफ टर्म्स को बिना कैलकुलेट के निकाल भी सकते हैं। और अच्छा किसी क्वेश्चन में अगर आपको ये ना समझ में आए कितने नंबर ऑफ टर्म्स है तो आप क्या करेंगे, आखिरी वाले को मान लेंगे an, फर्स्ट वाले को मान लेंगे a, कॉमन डिफरेंस आपको पता ही है, आखिरी वाला an है, फर्स्ट वाला a है, कॉमन डिफरेंस d है। तो an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी वाला फॉर्मूला लगाकर आप n की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो वो सारे क्वेश्चन जिसमें आप इजीली कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं आप ये काम करेंगे, और जहां पर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं वहां डायरेक्टली आप कैलकुलेट करके बता दीजिए कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने होंगे, आप इसका वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपने कहा अब अगर हम बात करें S1, तो आपने कहा S1 के हिसाब से हमारा आंसर आ गया 50/2 2a। तो आपने कहा फर्स्ट टर्म 2 है तो 2 2 जा 4, 50 माइनस 1 इंटू 2। तो आपने कहा ये पहला एक्सप्रेशन हमने तैयार कर दिया। अच्छा कैलकुलेशन भी थोड़ी सी आसान है बेटा, थोड़ा दिमाग लगाओगे तो इजीली कैलकुलेट कर लोगे। जैसे आपने कहा कि हम इसको सिंप्लीफाई करने के बजाय 2 कॉमन ले लें। आप सोच के देखिए मेरी बात, अगर हम 2 कॉमन ले लेंगे तो बाहर के 2 से अंदर वाला 2 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो आपने कहा अगर ऐसा करते हैं तो ये 49 हो जाएगा, एक तो 2 कॉमन हो गया तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, तो 49 और 2 51 हो जाएगा और यहाँ पे 50 बचेगा। तो यानी कि नेट आंसर जो अपने पास आएगा, आपने कहा इस तरीके से हम अपने आंसर को निकाल सकते हैं। तो आपने कहा जो पहला आंसर हमारे पास आ गया डेट इज 50 इंटू 51। तो आपने कहा सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके आंसर डिफाइन किया जा सकता है, हमारा कितना आएगा। तो आपने कहा 2550 आंसर हमारा फाइनली आ जाएगा। आपने कहा ये वो निकल आया जो नंबर हमारा सारा का सारा 2 से डिविजिबल होगा। तो आपने कहा अभी हमने सिर्फ निकाला है 2 से डिविजिबल नंबर। आपने कहा अगर हम H2 की बात करें 5 से डिविजिबल नंबर, तो आपने कहा टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 20 हैं। आपने कहा फर्स्ट टर्म 5 है तो ये 10 हो गया। अब अगर पॉसिबल नहीं है कॉमन होना तो जबरदस्ती थोड़ा ना आप करेंगे, ये भी ध्यान रखिएगा। नहीं को जबरदस्ती हम 2 कॉमन ले रहे, पिछले वाले में कॉमन था तो आपने ले लिया था, यहाँ पॉसिबल नहीं है। 19 इंटू 5 95, 95 इंटू 95 प्लस 10 105। आपने कहा यहाँ करेंगे तो आपने कहा ये 10 आ जाएगा, तो नेट आंसर आ जाएगा 1050। आपने कहा अब बारी है S3 की, तो आपने कहा S3 10/2, फर्स्ट टर्म बेटा 10 यानी 20 हो जाएगा, नंबर ऑफ सब 10 है। तो अब यहाँ पर जैसे बात करें तो आपने कहा कॉमन हो भी सकता है, आपकी मर्जी, या लीजिए ना लीजिए कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। तो अगर नहीं भी लेते हैं तो 9 इंटू 10 90 हो जाएगा, 90 प्लस 20 110 हो जाएगा, तो 110। और आपने कहा कि अगर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 इंटू 10 करेंगे तो आपने कहा 100 और डिवाइडेड बाई 2 हो जाएगा, तो 550 आ जाएगा बेटा। आपने कहा ये वैल्यू हमारी आ गई 550। अब आपने कहा हमारे पास फॉर्मूला ऑलरेडी प्रेजेंट था। आपने कहा अगर आपको जो आंसर निकालना है इसमें आप वैल्यू पुट कर दीजिए, तो आपका आंसर आ गया 2550 प्लस 1050 माइनस 550।
कैलकुलेशन आपके हाथ में है बेटा, आप आराम से कर सकते हैं। तो आपने कहा कि ये टोटल हो जाएगा 3500 एंड प्लस माइनस 550, तो आपने कहा ये वैल्यू आ गई फाइनली आपकी, तो ये आपका फाइनल आंसर आ गया बेटा। तो इस तरीके से अगर आपकी प्रूविंग नहीं है तो भी आप अपने आंसर को निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, अगर प्रूविंग होती है अच्छी बात है, नहीं होती है तो नॉर्मल तरीके से भी अपने क्वेश्चन डील कर सकते हैं। बस ये आपको पता होना चाहिए कि आपको स्टेप डीलिंग जो करनी है उसमें कौन सा स्टेप क्या करना है। तो आप अगर क्वेश्चन को ध्यान से देखें तो हम एक काम कर रहे हैं हर क्वेश्चन में कि जो भी हमें लाना होता है उसका एक्सप्रेशन हम पहले से तैयार कर लेते हैं, चाहे वो प्रूविंग थी, चाहे वो आपका नॉन प्रूविंग क्वेश्चन है। हम इन सब में अपनी जो स्टेप वर्किंग है वो पहले ही डिफाइन कर लेते हैं कि हमें करना क्या है, और अगर हमें करना क्या है ये पता है तो हमें करने में कोई दिक्कत नहीं होती। आगे बढ़ाते हैं क्वेश्चंस को बेटा। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन ऑफ द एपी, मतलब एग्जैक्ट टफ प्रूविंग कितनी हो सकती है वो उस क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा। टफनेस वर्ड यूज जरूर कर रहे हैं बट है नहीं। हमने अगर जो आपको बात सिखाई है, अगर आप मेरी बात पकड़ लेंगे तो आपको वो टफ तो कभी लगेगा ही नहीं। बस आपको ये डिफाइन करना है कि चीज़ों को रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये चीज़ हमको आनी चाहिए। तो बस इतनी सी बात है हमारी। तो आपने पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं कि करके S1 S2 S3 डेट एच द सम ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुज फर्स्ट टर्म इज 1 2 3 डेट एंड कॉमन डिफरेंस इज 1 2 3 डेट। मतलब S1 वो सीरीज है जिसमें आपका जो सम है वो n टर्म्स का है। आप क्वेश्चन को पढ़ के देख लीजिए, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म, मतलब सम जो लिया गया है वो n टर्म्स का है। पहली वाली सीरीज में जो कॉमन डिफरेंस है वो 1 है, फर्स्ट टर्म भी 1 है। तो आपने कहा अगर हम फॉर्मूले के हिसाब से जाते हैं बेटा 2a होता है फॉर्मूले में, तो इसलिए 1 इंटू 2 2 हो गया बेटा। तो आपने कहा यहां पर d की वैल्यू भी क्वेश्चन में 1 दे रखी है, तो आपने कहा इस d को हटा दीजिए यहां से और d की जगह 1 रख दीजिए। तो आपने कहा ये हमारा S1 आ गया। हम कहीं कोई कैलकुलेशन नहीं कर रहे, हम सिर्फ यहां पर एक्सप्रेशन बना रहे हैं। पहले एक्सप्रेशन बन जाने दीजिए बेटा, तब कैलकुलेशन करेंगे, तब समझ में आ गया कैलकुलेशन कितनी आसान होती है। आपने कहा सिमिलरली अगर हम H2 की बात करें बेटा, तो आपने कहा H2 भी लीजिए। H2 में आपने कहा डिफरेंस सिर्फ इतना है बेटा, जो फर्स्ट टर्म था वो 2 हो गया, कॉमन डिफरेंस भी 2 है। तो आपने कहा यहाँ पर 4 हो जाएगा, नंबर ऑफ टर्म्स एनी है, यहाँ पर 2 आ जाएगा। कहीं कुछ कॉमन वॉमन नहीं लेना है आपको बेटा। सिमिलरली फॉर S3, हम इतना इसलिए लिख रहे हैं ताकि जब हम पूरी कैलकुलेशन करेंगे ना बेटा, तो हमको चीज़ें समझाने में आपको आसानी होगी कि वो चीज़ आई कहाँ से है। एक्चुअली में जब बड़ा प्रूविंग होता है ना बेटा, तो थोड़ा टर्म लिख लिया करो ताकि तुम्हें समझ में आए कि कैलकुलेशन पार्ट तुमने कैसे किया। एंड फाइनली आपने कहा लास्ट एसपी तक जाना है हमको। देखिए बेटा, मतलब परफेक्ट कैलकुलेशन पार्ट का जो स्टार्टिंग स्टेप था वो हमने आपके सामने कर दिया है। S1 H2 S3 S4 SP तक हमको लेके जाना था चीज़ों को, और हमको कॉमन डिफरेंस और नंबर ऑफ टर्म्स जो थे वो n थे। कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म हमको दे रखा था, हमने सिर्फ सिंपली वैल्यू पुट की है बेटा और चीज़ों को डिफाइन किया है। अब आपने कहा जितनी इक्वेशन बन रही है सबको ऐड कर दो, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन ने प्रूफ करने के लिए कहा है। S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 जेन सो 1 सारी चीज़ें प्रूफ कर दो। अच्छा, प्रूफ में क्या ध्यान रखना है, आपने कहा जब सबको ऐड करेंगे तो आप देखिए n/2 सबके साथ आएगा कॉमन, तो आपने कहा n/2 को हम निकाल के बाहर कर लेंगे। आप पहले स्टेप समझ लीजिए, क्योंकि हम नेक्स्ट पेज में आप इसको करेंगे तो ये चीज़ें सामने आपके नहीं रहेंगी, तो इसलिए एक बार समझ लीजिए कैसे आपको प्रेजेंट करना है। तो आपने कहा n/2 पूरे में कॉमन हो जाएगा। जो सेकंड सीरीज बन रही है वो सारे इवेंट टर्म्स की है। जो थर्ड सीरीज बन रही है उस सब में n-1 कॉमन होगा और अंदर 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन p तक चला जाएगा। तो आपने कहा अगर हम आपकी बात को प्रेजेंट करने की बात करें कि आप अपनी बात कैसे प्रेजेंट करोगे, आपने कहा अब कहानी को शुरू किया जाए, तो आपने कहा पहली चीज तो आप ये समझ लीजिए n/2 सब में कॉमन है।
आपने कहा n/2 हमारा सब में कॉमन आ गया। अब अगर n/2 हमारा सब में कॉमन आ गया तो पहले तो इसको बाहर रख लो। अब जो पहली सीरीज बन रही थी बेटा, देख लो आप यहाँ पर जो पहली सीरीज बन रही है वो सारी इवन टर्म्स की है, a वाली। तो आपने कहा अब a वाली सीरीज को एक साथ लिख लेते हैं। ये हो गई बेटा a वाली सीरीज। फिर देख लो बेटा जो दूसरी सीरीज है इन सब में n-1 कॉमन था और सारे नेचुरल नंबर आ रहे थे। तो आपने कहा दूसरी सीरीज में n-1 कॉमन आ गया और अंदर में बेटा 1 + 2 + 3 एंड सो ऑन p तक ये आ गया। आपने कहा इस तरीके से हमने जो समीशन वाला पार्ट था उसको प्रेजेंट कर दिया है। अब बस आपको क्या करना है, इस कैलकुलेशन को एडजस्ट करना है और अपने आंसर को मैच कराने की कोशिश करनी है। अब आपने कहा उसको कैसे एडजस्ट करें, तो हमने कहा ध्यान से देखिए 2 + 4 + 6 + 8 एंड सो ऑन 2p। इन सब में अगर 2 कॉमन ले लिया जाए तो 1 + 2 + 3 + 4 एंड सो ऑन p तक चला जाएगा। तो आपने कहा ये एक सिंपल सी AP बन जाएगी। तो आपने कहा इस कैलकुलेशन को अगर हम डील करते हैं हम जितना आसान हो सकता है बेटा उतना कोशिश कर रहे हैं आसान करने की। अब आप देखिए ये टर्म और ये टर्म सेम है बेटा। हम चाहे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन रिड्यूस करने के लिए कॉमन करके आज को इजी कर सकते हैं। तो हमने क्या किया, 1 से लेकर p तक का टर्म कॉमन ले लिया, अंदर n-1 और 2 बच रहा है। तो n-1 और 2 को ऐड करेंगे तो वो n+1 आ जाएगा। तो आपने कहा यहां पर देखिए, या आप सिंपली इसको AP वाले सम से ऐड भी कर सकते हैं। ये लीजिए बेटा, ये हो गया इधर। देखिए बेटा हमने इसको सिंपली इस वाले टर्म से बेटा ऐड कर दिया है और अब हमारा एक्सप्रेशन जो बन गया है वो ये तैयार है। अब चाहें तो आप p+1/2 कॉमन लेके सिंप्लीफाई कर सकते हैं। अच्छा आप देख लीजिए लाना क्या था। आपने कहा जो हमको लाना है, देखिए उसमें n+1 आ रहा है और p+1 आ रहा है और np/4 आ रहा है। आपने कहा इतना टर्म हमारे पास आ रहा है, तो अब वो हमको अपने आंसर में कैसे कैसे दिखेगा हम आपको ये दिखा देते हैं। आपने कहा अभी आप देखिए तो p+1/2 पूरे में कॉमन है, तो पहले से बाहर n/2 है, तो n ये आपने कहा बेटा पूरा हमारा कॉमन हो गया। तो आपने कहा अगर ये कॉमन हो गया तो आपने कहा यहाँ पे हमारे पास क्या बचा, और 2 पहले से था बेटा तो 2 × 2। आपने कहा हमारे पास यहाँ पे बचा 2 और यहाँ पे बचा n-1। अब आप देखिए ये वैल्यू मिलकर n+1 हो जाएगी। अब आप अपने आंसर को एडजस्ट कर लीजिए और मैच कर लीजिए। देखिए यही आंसर है आपका बेटा, np/4 n+1 p+1। आप अपने आंसर को सेट करिए, np/4 अलग कर दीजिए, एक n+1 है एक p+1 है बेटा। तो आप इस तरीके से अपनी कैलकुलेशन को एडजस्ट करके अपने आंसर को डिफाइन कर सकते हैं। मतलब प्रूविंग पार्ट में बेटा अच्छे क्वेश्चन की अगर बात करो तो ये एक अच्छी कैटेगरी है। और आप देखिए आपने सिर्फ स्टेप बाय स्टेप वर्किंग पे पूरा क्वेश्चन डील कर दिया। जो बात हम आपसे बोल रहे थे कि आंसर अगर आपको पता है तो सेटिंग को कैसे अरेंज करना होता है, ये चीज़ आपको सीखनी है बेटा। तो आपने कहा इस तरीके से हम अपनी सेटिंग को अरेंज करके अपने आंसर को डिफाइन कर सकते हैं बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं बेटा। नाउ अभी तक जो हम कर रहे थे बेटा वो समीशन और टर्म की बात कर रहे थे, अब बात कर रहे हैं अर्थमेटिक मीन की। तो आपने कहा जैसे कि लास्ट टाइम हमने अर्थमेटिक मीन सीखा था कि अगर a और b दो टर्म हैं उनके बीच में अगर कोई आपको अर्थमेटिक मीन इंसर्ट करना है तो अगर वो कैपिटल A है तो उसे उसका एवरेज बोला जाता है या उसकी वैल्यू a + b/2 होती है। तो क्वेश्चन आप पहले समझिए क्या है क्वेश्चन, कि कह रहा है फाइंड एंड सच दैट दिस इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन a एंड b। मतलब अगर a और मी के बीच का अर्थमेटिक मीन निकालना हो तो हमारे हिसाब से वो अर्थमेटिक मीन ये होता है, और अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन वो अर्थमेटिक मीन हमको बेटा ये दे रखा है और हमसे पूछा है कि बताओ n की वैल्यू यहां पे क्या होनी चाहिए। अब ऐसे अगर ऑब्जर्वेशन की बात करें तो आप देखिए ऑब्जर्वेशन में हम आपसे कह सकते हैं कि n को 0 डाल दो, आंसर मैच कर गया। अगर हम ऑब्जर्वेशन की सिर्फ आपसे बात करें तो ऑब्जर्वेशन में अब देखिए n को 0 डाल दो तो हमारा आंसर मैच कर जाएगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। आंसर देखिए पूरा पूरा वही आ रहा है। बट प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये होती है बेटा ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव का जो डिफरेंस है वो ये होता है कि ऑब्जेक्टिव में तो आपने ऑब्जर्वेशन देख लिया,
कुछ नहीं था तो आपने ऑप्शन डाल के मैच कर लिया कि लीजिए सर हमने आंसर मैच करा दिया आपका। बट सब्जेक्टिव में बेटा वर्किंग दिखानी पड़ती है, तो वर्किंग दिखानी पड़ती है तो वो वर्किंग कैसे शो करनी है वो बस आपको देखना है। तो जरा क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं और एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं। तो आपने कहा क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया a प्लस बी a की पावर n प्लस b की पावर n इज इक्वल टू 2 टाइम्स आपने कहा मल्टीप्लाई कर देते हैं। आपने कहा इन दोनों को बेटा उधर शिफ्ट कर दो इनिशियल फेज में। ए वाले एक तरफ, बी वाले एक तरफ बेटा। देखो बेटा, तो आपने कहा a की पावर n डॉट बी माइनस a की पावर n प्लस, एडजस्टमेंट किया बेटा, सिर्फ इसको इधर बुला लिया बेटा, इसको उधर ले गए हैं। तो आपने कहा अगर पहले वाले में कॉमन की बात की जाए तो आपने कहा कॉमन आ जाएगा a की पावर n, अंदर हो जाएगा b माइनस a। दूसरे वाले में कॉमन की बात की जाए तो दूसरे वाले में कॉमन हो जाएगा b की पावर n, अंदर आ जाएगा b माइनस a। ये और ये सेम है बिकॉज a डज नॉट इक्वल टू b। ये ध्यान रखिएगा, ये लिखना बहुत ज़रूरी होता है बेटा, मतलब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप है। आपने कहा इसको हम काट सकते हैं अगर a और b सेम नहीं है, बिकॉज a और b सेम हुए तो ये वैल्यू 0 हो जाएगी और 0 से 0 कैंसिलेशन नहीं हो सकता। बात बहुत छोटी सी है मगर बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है इसका। तो अब आपने कहा खैर अब आगे बढ़ाते हैं चीज़ों को, यहाँ पे बेटा साइड में कर दे रहे। a की पावर n इज इक्वल टू b की पावर n। आप देखिए बेटा कैलकुलेशन को एडजस्ट करने का भी तरीका है। वी नो डेट किसी भी नंबर की पावर 0 जो होती है वो 1 होती है। ऑन कंपैरिजन वी गेट n इज इक्वल टू 0। तो जो बात हमने आपको बोली थी बेटा वो बात हमने यहाँ पे जस्टिफाई कर दी है कि अगर n को 0 रखेंगे तो ये आंसर a प्लस बी बाई 2 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने क्वेश्चन को डिफाइन कर सकते हैं और n की वैल्यू को निकाल सकते हैं। मतलब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन अर्थमेटिक मीन और ज्योमेट्रिक मीन बोथ, कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो आपको कैसे डील करना है। तो अगर अर्थमेटिक मीन है तो a प्लस बी बाई 2 कर लीजिए, और अगर यही क्वेश्चन सेम टू सेम ज्योमेट्रिक मीन में पूछ लिया जाता तो बस वहाँ पे अंडर रूट ab से कंपेयर करके आंसर निकाला जाता। तो जब ज्योमेट्रिक क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे तो हम ये बात आपको बताएंगे कि कैसे इन सब चीज़ों का यूज़ करना है। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग जिसका आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर पे आपने क्या देखा बेटा कि टर्म्स को यूज़ कैसे करना है, सम को यूज कैसे करना है और मीन के क्वेश्चंस को कैसे डील करना है। तो अब आपके सामने जो भी क्वेश्चंस हैं, जो आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिए जाएंगे या प्रैक्टिस असाइनमेंट्स दिए जाएंगे, तो आप आराम से चीज़ों को करके हम लोग से डिस्कस भी कर सकते हैं कि सर हमने ये ट्राई किया था, हमको ये दिक्कत आई है। तो आप इसको क्लास में डिस्कस कर दीजिएगा या पर्सनली आप पूछना चाहे तो पर्सनली भी पूछ सकते हैं। तो उसके लिए हमारे पास क्वेश्चन आपको वेबसाइट और कॉन्टैक्ट नंबर दोनों प्रोवाइड किए गए हैं जिस पे आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। तो आज के लेक्चर पे फिलहाल इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर पे हमको बेटा जो देखना है वो होगा ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन। मतलब जो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशंस हैं उनके क्वेश्चन, जैसे आज आपने सीखे हैं टर्म के क्वेश्चन और सम के क्वेश्चन, वैसे ही ज्योमेट्रिक में भी आपको सीखना है टर्म के क्वेश्चन और सम के क्वेश्चंस, और उसके साथ ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चंस भी। तो अगले टर्न पे जब हम आपसे मुलाकात करेंगे तो हम इन क्वेश्चंस के साथ आपके साथ होंगे। और अब तक के लेक्चर में कोई भी आपको डाउट्स है तो वो आप हमको कमेंट्स में भेज सकते हैं या फिर हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। तो आपकी जो भी दिक्कतें होंगी श्योरली आपको दूर की जाएंगी। तो फिलहाल आज के लेक्चर के लिए थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट लेक्चर पे फिर से आपसे मुलाकात होती है, और जो भी क्वेरीज वगैरह हैं आपकी बेटा आप इस नंबर पे हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल आज के लिए थैंक यू वेरी मच।